Good morning, dear students. I'm back again with your lesson, Introduction to BCK. Now, dear students, the other day we have left at the economic activities. We had already done what are the economic activities and what are the non-economic activities. Dear students, do you know economic activities are also known as occupations? हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को और क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशंस बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी ऑक्यूपेशंस होते हैं ये इनकम जनरेटिंग होते हैं. दे सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, दे आर द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, दे आर द वेल्थ जनरेटिंग एक्टिविटीज़. Not only this, they can even lead to the developmental activities. So dear students, let's now in detail study about our economic activities. So when I talk about our economic activities, we would be discussing these activities under these three heads. One is business, other is profession, and third is employment. So our course of study is going to be around business, profession, and employment. So dear students, let's start with some business now. Do you know what is a business? फर्स्ट थिंग, जब भी हम ये चेकआउट करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है दैट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट? प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ. और हम लोग प्रोड्यूस और एक्वायर वेल्थ किसके थ्रू करते हैं? बाय सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द गुड्स, राइट? सो यू शुड बी रिमेंबरिंग वन मोर थिंग कम्स इन टू आवर माइंड कि कभी भी जब हम बिजनेस करेंगे ना, वी आर डूइंग इट फॉर अ प्रॉफिट मोटिव. इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, यहाँ पर कभी भी हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो दिस मीन्स बिजनेस इज डन फॉर अ कम्युनिटी सो दैट दे आर एबल टू बाय द थिंग एंड द थिंग्स दैट आर बीइंग परचेज्ड दे आर विलिंग टू पे ऑल्सो. इज दैट क्लियर? सो बिजनेस किसके लिए किया जाता है? बिजनेस इज स्पेसिफिकली डन फॉर द प्रॉफिट मोटिव, फॉर बाइंग, फॉर सेलिंग ऑफ द कमोडिटीज. इज दैट क्लियर? Now बच्चे we have the different meanings here. आपके अलग अलग व्यूज़ निकल कर आते हैं फॉर द बिजनेस. एक तो बिजनेस का वर्क व्यू निकल कर आता है. लेट्स सी व्हाट इज़ अ वर्क व्यू ऑफ अ बिजनेस. व्हेन आई टॉक अबाउट अ वर्क व्यू ऑफ अ बिजनेस, इट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी. जब हम अपने आप को बिजी रखते हैं, वंस रेगुलर ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, आप अपनी रेगुलर प्रोफेशन में या अपने ऑक्यूपेशन में आपको जब बिजी रखते हो, दिन भर आप काम करते हो, तो दैट इज़ पर्टिकुलरली नोन एज अ बिजनेस, राइट? नाउ इन द सेकेंड व्यू पॉइंट बच्चे, व्हाट डू वी से? We have an entity view. What do you understand by an entity view? This means a company's view. Any entity, company or corporation created and managed by the people, that is business. Business may be defined as one's usual occupation of creating, owning, and actively operating and actively participating organization. इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ अ फर्म. जहाँ पर आप लोग एक कंपनी को चला रहे हो, एक बिजनेस को चला रहे हो. दिस मीन्स कंपनी को चलाना, कंपनी में वहाँ पर ऑक्यूपेशंस को क्रिएट करना. इज दैट क्लियर? ऑपरेट करना इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज़ नोन एज बिजनेस, राइट? नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी द थर्ड व्यू पॉइंट. थर्ड व्यू पॉइंट इज एरिया ऑफ एक्टिविटी और व्यू. लेट्स सी टू इट. बिजनेस हमारे व्यू पॉइंट में क्या है जब हम इसको एरिया ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे देखते हैं? इट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और इंडस्ट्री. लाइक इट कैन बी अ सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट कैन बी अ रिटेल ट्रेड बिजनेस, इट कैन बी अ रियल एस्टेट बिजनेस, इट कैन बी एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिजनेस, ट्रांसपोर्ट बिजनेस, इट कैन बी द बिजनेस रिलेटेड टू सिनेमा हॉल्स, इट कैन बी एनीथिंग, right? Now, bacha, let's try to understand. We have one more viewpoint about business. So, what is that viewpoint about business? Let's try to understand. जब हम लोग इस viewpoint about business की बात करेंगे बच्चे, तो what is it? It is the process view. What do you understand by the process view? Process view states that business is any economic activity that consists of purchasing, that consists of sale, manufacture, processing, marketing, distribution, trading of products or services.
तो बच्चे एक बात है, ये हमारा एक कॉम्प्रीहेंसिव व्यू है, बहुत बड़ा व्यू है. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज बिजनेस. इट इज पर्टिकुलरली एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी which consists of sale, purchase, manufacture, processing or marketing or distribution or trading of products. Is that clear? Not only products, also services. Clear? Now, but a very important question, and what is it? Is agriculture an industry and hence a business? क्या agriculture an industry है और क्या फिर agriculture एक business है? बच्चे अब यहाँ पर देखो, एग्रीकल्चर जब हम करते हैं तो हम दो चीज़ों के लिए करते हैं. एक फॉर सेल इन द मार्केट, जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है आप उसको मार्केट में सेल करते हो. और दूसरा फॉर सब्सिस्टेंस, मतलब सिर्फ उतना ही उगाते हो जितना आपको आपके घर के लिए चाहिए, नॉट फॉर सेल इन द मार्केट. सो डियर स्टूडेंट्स, if agriculture is a subsistence agriculture for self consumption, remember it is not business. ये business नहीं है. Is that clear? I repeat it. If agriculture is for subsistence, it is not business. Is that clear? Now, let's try to understand. अब हम लोग next point को check out करते हैं. Under the Income Tax Act, आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर इनकम को हम सेपरेटली रखते हैं फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन. एंड यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर बहुत कम टैक्स लगाया जाता है, या नेग्लिजिबल सा टैक्स होता है, या होता ही नहीं है. सो एग्रीकल्चर मे नॉट कंप्राइज इंडस्ट्री एंड हेंस बिजनेस. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर मे नॉट कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री, और अगर ये कंप्राइज ऑफ इंडस्ट्री नहीं है तो ये बिजनेस भी नहीं है. इज दैट क्लियर? बट लेकिन बच्चे, इफ़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस प्रोसेस्ड, हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज़ द की मटीरियल इंग्रेडिएंट्स जो हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के, उनको हम प्रोसेस करते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पर सरसों से ऑयल बना लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल. इज़ दैट क्लियर? आप जोजोबा यूज़ की खेती करते हो और उससे आप क्या कर लेते हो, जोजोबा ऑयल्स बना लेते हो. राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन. Then we say that it comprises of industry, and hence then it becomes what? A business. I hope you are clear. So is agriculture an industry? अगर agriculture एक industry है तभी वो एक business है. Is that clear? So I hope this point is very much clear. The meaning and objectives of business is quite clear to you. Now dear students, let's start with the objectives of business. What do you understand by the objectives? Objectives का मतलब है कि business क्यों किया जाता है. What are the main reasons behind doing a business? सबसे पहला objective जो हमारा है, that is survival. Is that clear? Survival is a basic objective of any business. Survival का क्या मतलब है? The will and anxiety to remain in business as long as possible. मतलब अगर आपका बेसिक सारी चीज़ें चल रही हैं, you are earning a quite a bit lot, तो आप उसी बिजनेस में लंबे बने रहना चाहते हो. Is that clear? नेक्स्ट बच्चे, द एबिलिटी टू सर्वाइव भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स, लाइक व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ओनरशिप, वेदर पब्लिक ओन्ड है या प्राइवेट ओन्ड है. इज दैट क्लियर? नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो. व्हाट इज़ द कॉम्पिटेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कंट्रोल कर भी रही है उस बिज़नेस को या नहीं, क्या वो एक लाइजन बना पा रही है अपने वर्कर्स के बीच में और टॉप मैनेजमेंट लेवल के बीच में. जनरल एंड इंडस्ट्री कंडीशंस, क्या कंडीशंस है इकोनॉमी की, जनरल कंडीशंस क्या हैं, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उस एंटरप्राइजेस की. तो ये वाले सारे फैक्टर्स हमारे को यहाँ पर सर्वाइवल को लीड करते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी हैव अ नेक्स्ट पॉइंट, एंड विच इज़ योर नेक्स्ट पॉइंट? इट इज़ स्टेबिलिटी. येस, staying stable in the business. You should remember a stable and steady enterprise ensures a smooth workflow. अगर आपका बिजनेस स्टेडी चल रहा है, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है बिजनेस के अंदर, तो स्मूथ वर्क फ्लो होगा, बेटर एफिशिएंसी होगी, एंड ऑल्सो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मतलब द मैनेजमेंट वर्क माइट बी वर्किंग इन अ वेरी राइट मैनर, इन अ राइट डायरेक्शन एंड अ फोकस्ड मैनर टुवर्ड्स ग्रोथ.
Is that clear? So it is a strategy of least resistance in hostile एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ही स्मूथली आगे चले जा रहे हो एंड यू आर कंपीटिंग विद योर external environment also. The factors that affect the business, you are able to compete with that. It is cautious, conservative objective in terms of managerial time, talent and other resources. अगर आप स्टेबल हो तो आप कॉशियस हो, आप हर चीज़ को देख कर चल रहे हो। इज दैट क्लियर? जिसको कहते हैं ना कदम हम फूक फूक के रख रहे हैं। इज दैट क्लियर? कंजर्वेटिव ऑब्जेक्टिव्स, हम बहुत जल्दी इकोनॉमिक कंडीशंस या हमारे इन्वायरमेंट को देखकर चेंज नहीं होते, हम कॉशियस डिसीजंस लेते हैं, कंजर्वेटिव ऑब्जेक्टिव्स की तरफ मूव करते हैं। इज दैट क्लियर? ऑफ कोर्स वी आर यूजिंग अ टैलेंट ऑल्सो and also many other resources that leads to stability in an economy, right? Now dear students, let's see the next point. The next point is growth. बच्चे, when I talk about the growth का क्या मतलब होता है? It means dynamism. डायनमिज्म मीन्स जहाँ पर मुझे ग्रोथ मिले, मुझे और ज़्यादा नया रोल मिले, और इतना ही नहीं, वेयर आई कैन प्रॉमिस फॉर न्यू थिंग्स एंड वेयर आई कैन लीड टू सक्सेस। इज दैट क्लियर? सो दीज आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन ग्रोथ। इज दैट क्लियर? इतना ही नहीं, ग्रोथ के साथ और क्या चीज़ें आती हैं? ग्रोथ मे बी मेजर्ड बाय द वे ऑफ इंक्रीज इन एसेट्स। ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं? जब हमारे एसेट्स बढ़ जाते हैं। इज दैट क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, सेल वॉल्यूम बढ़ जाती है, न्यू प्रोडक्ट्स हम लोग इनोवेट करने लगते हैं और मार्केट में लॉन्च करने लगते हैं, हायर प्रॉफिट्स हम लोग अचीव कर रहे हैं, अच्छा मार्केट शेयर है हमारे पास, हमारी मैन पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, एंड वी आर इवन एक्यूजेशंस कर रहे हैं हम अदर एंटरप्राइजेस का। एक्यूजेशंस मीन्स टेकिंग ओवर द अदर फर्म्स, अदर एंटरप्राइजेस। Then we say that we are growing. Is that clear? Now the latest example again. आप कहोगे मैम तो हमेशा रिलायंस पे ही आ जाती हैं। बच्चे, रिलायंस के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, दो ग्रुप रहे हैं, अडानीज एंड दे आर द अंबानीज। इज दैट क्लियर? सो अंबानी इज अ रिलायंस ग्रुप। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी जज अ ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी जज्ड व्हेन रिलायंस ग्रुप ने फ्यूचर ग्रुप, जो कि अपने में एक बहुत बड़ा ग्रुप था, उसको टेक ओवर कर लिया। Is that clear? So that is known as growth. Clear? अब जितने भी बिग बाज़ार की चेन्स थी, अराउंड 170 चेन्स थी बिग बाज़ार की ऑल ओवर इंडिया, वो सारी अब किस ग्रुप के अंदर आ गई हैं? रिलायंस ग्रुप के अंदर आ गई हैं। इज़ दैट क्लियर? सो दैट इज़ नोन एज ग्रोथ। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट बच्चे, ग्रोथ इज़ एन एम्बिशियस endeavor which we will reap rich dividends or may even lead to heavy losses. Is that clear? बच्चे, आप लोग जब भी ambitious हो जाते हो ना, या तो you grow या you fall down. Is that clear? Over ambitious होना भी बहुत गलत है. So you should always remember that growth is an ambitious endeavor which will reap rich dividends. या तो ये बहुत rich dividends मतलब बहुत huge profits दे के जाएगा, या it may lead to heavy losses. Is that clear? Right? So again, remember we came to Reliance. Is that clear? Let's discuss about Reliance. Reliance Industries को 2 parts में divide किया गया था. One part went to Anil Ambani and other part went to Mukesh Ambani. कुछ firms अनिल के पास आ गई थी और कुछ firms किसके पास? मुकेश के पास। अब मुकेश ने तो अपने बिहेवियर के साथ, अपने विट के साथ, अपने इंडिएवर के साथ, एम्बिशंस के साथ ग्रोथ कर ली। इज़ दैट क्लियर? लेकिन वहीं अनिल अंबानी ने भी इन्वेस्टमेंट्स करी, लेकिन वो सारी इन्वेस्टमेंट्स वेन में चले गई एंड देयर वर द हेवी लॉसेस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ग्रोथ. ग्रोथ कैन रिजल्ट इन हायर प्रॉफिट्स, ग्रोथ कैन इवन रिजल्ट इन लॉसेस. Now dear students, let's do the next point, and the next point is efficiency or performance. Right? What is it? Efficiency or performance. बच्चे, efficiency is an operational objective. It is an economic version of technical objective of productivity, that is designing and achieving suitable input-output ratios of funds, resources, facilities and efforts. Right? तो यहाँ पर क्या होगा?
ये इकोनॉमिक वर्जन है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव है। अगर आप एफिशिएंट हो, हम कॉस्ट इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, हम अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रोडक्टिव है, हम डिज़ाइनिंग, वी आर अचीविंग, वी आर यूजिंग अ इनपुट आउटपुट रेशियो इन सच अ मैनर सो दैट कम फंड्स लगें, रिसोर्सेज भी अच्छे यूटिलाइज हो जाएं, एंड ऑल्सो वी हैव द reward for our efforts. Is that clear? What is the reward for your effort? Higher profit. Is that clear? Let's see. Efficiency is required so that the resources can be utilized in most suitable combination to get highest productivity. Yes, हम लोग देखते हैं ना, आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, कॉस्ट मिनिमम। सो दिस मीन्स हमें अपने रिसोर्सेज की कॉम्बिनेशंस को इस तरह से यूज़ करना है कि आउटपुट तो मैक्सिमम हो जाए और कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, और प्रोडक्टिविटी का लेवल भी हाईएस्ट हो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड एंड वी मूव अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेड एंड दैट इज profitability. So बच्चे, what is profitability? Profitability is a reward for your hard work. It is an overall measure of your performance. This is the main objective of business. कोई भी business है, उसका main objective ही क्या होता है? Profitability. Profit maximization has long term perspective. ये बहुत एक लंबा term perspective है and includes the development of wealth. आपके assets का बढ़ना, आपकी goodwill का बढ़ना भी तो आपके लिए एक profit की बात है, and even some more benefits to the shareholders. Is that clear? Now बच्चे, let's see the last point. And in the last point, when we talk about the objectives of business, what do you have? Some other objectives of business include technological dynamism. मतलब we should be using a best technology. और best technology जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमेशा cost effective होती है क्योंकि वो latest technology होती है. Is that clear? We should be self-reliant. Self-reliant का मतलब हमारे को किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहना है. हम लोग जो भी काम करें खुद से करें. वी शुड हैव अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ. हमारे अंदर कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, तभी बिजनेस पॉसिबल है. अगर आप अकेले हो तो वो बिजनेस थोड़ा ना रहता है, वो तो आपके लिए फेवरेटिज्म है. इज दैट क्लियर? देन कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी. बच्चे, यू कैन ऑलवेज ग्रो अगर आप अच्छा यहाँ पर कस्टमर सर्विस दोगे, अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी दोगे. इज दैट क्लियर? Employees satisfaction and welfare. Yes, your employees should be satisfied. ऐसा नहीं है आप लोग उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो और वो आपके लिए काम करते रहेंगे. आजकल कोई भी काम नहीं करता unless and until they are getting a good remuneration. और एम्प्लॉयज़ के लिए रिन्यूमरेशन क्या है? Their salary, good status given to them. इतना ही नहीं, good bonuses given to them. Clear? Contribution to societal welfare. मतलब अगर आप लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, यू आर इवन वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, राइट? इतना ही नहीं, compliance with laws and government regulations. All the businesses should be done keeping in mind the government laws and regulations. हमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़कर बिजनेस नहीं करना. ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर कोई क्रॉप का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर क्या करने लग गए? स्मगलिंग करने लग गए, गोल्ड की स्मगलिंग भी कर रहे हो, तो ये तो गलत बात हो गई ना. तो हम लोग तो देश के साथ द्रोह कर रहे हैं. वी आर एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट द नेशन, रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जा रहे हैं. सो दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग. वट एवर यू डू शुड बी विद इन द लिमिट्स, should be done with the help of government regulations and within the laws. Is that clear? Now, but let's move ahead. And when I move ahead, we have profit. Is that clear? We take up a profit. You should always understand that profit is not only a business objective. हम लोग प्रॉफिट के यहाँ पर 3 P's को कंसिडर करेंगे. एक पीपल, एक प्लानट और एक प्रॉफिट इटसेल्फ, जो कि इकोनॉमिक व्यू पॉइंट से है. And these are the 3 bottom line approach principles of John Clinton, right? So profit, according to him, profit अकेला एक business objective नहीं है. Profit के concept को हम लोग और भी dimensions के ऊपर focus करते हैं. See to it, अगर आप एक
लोगों से अच्छे रिलेशंस को मेंटेन कर रहे हो, तो वो भी तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट्स दे सकते हैं. इज दैट क्लियर? योर एथिकल बिहेवियर इज़ राइट, यू आर मोटिवेटिंग द अदर पीपल, वो भी फ्यूचर में आप लोगों को बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं. इसी के साथ साथ बच्चे, वेन एवर आई टॉक अबाउट द प्रॉफिट लेवल, यू शुड बी क्लियर दैट एनवायरमेंट, अगर हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे हैं इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आज अगर कोई भी चीज़ हमारे लिए अवेलेबल है तो कल वो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबल होगी. सो दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रॉफिट ओनली. इज दैट क्लियर? जहाँ पे हम लोग प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम अपनी एयर क्वालिटी को चेक करते जा रहे हैं, हम लोग अपनी ग्राउंड में जो एमिशंस आ रही हैं उनको चेक कर रहे हैं, हम अपनी रिसोर्सेज को चेकआउट कर रहे हैं. सो जब आप लोग अपनी प्रोडक्शन को एक सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रोसेस के थ्रू करते हो, जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट भी सेफ़ रहे और जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अवेलेबिलिटी रहे, दैट इज़ पर्टिकुलरली नोन एज प्रॉफिट ओनली. इन अ सेम मैनर, व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉफिट बच्चे, प्रॉफिट के साथ एक इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है, और इकोनॉमिक वैल्यू को हम प्रॉफिट कब बोलेंगे? जब पर्टिकुलरली रेवेन्यू इज़ ग्रेटर दैन योर कॉस्ट. इज दैट क्लियर? तो ये कंपनी की सक्सेस के बारे में बताता है. क्लियर? सो लेट्स सी टू इट नाउ इन डिटेल, ईच एंड एवरी पोर्शन. नाउ लेट्स सी, यू नो इट वेरी वेल नाउ दैट प्रॉफिट अकेला एक बिजनेस फैक्टर को इंक्लूड नहीं करता. प्रॉफिट बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम कर रहे हैं, दैट इज़ पर्टिकुलरली व्हाट? पीपल. पीपल मीन्स द सोशल इक्विटी बॉटम लाइन. इट relates to our corporate governance, it relates to the motivation, it relates to the incentives, it relates to the health, it relates to safety, human capital development, human rights, ethical behavior. Now बच्चे, just try to understand, कहीं पे भी अगर आपके रिलेशंस आपके मैनेजमेंट के साथ, आपके लेबरर्स के साथ बहुत अच्छे हैं, तो दे कैन डू एनीथिंग फॉर यू. वो भी तो हमारे लिए एक प्रॉफिट ही है. हमारी कम्युनिटी है, हमारा रीजन है. अगर हम एथिकली यहाँ पर बिहेव करेंगे तो वी कैन ईजिली कंडक्ट द बिहेवियर इन अ राइट मैनर. रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो दैट इज़ टेकन अप लॉन्ग एंड दैट इज़ एथिकली राइट ऑल्सो. सो यहाँ पर लोग, सोशल इक्विटी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड इट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट. Now बच्चे, let's see the second aspect. When I take up a second aspect बच्चे, तो second aspect के ऊपर क्या आ जाएगा? It is your planet, it is your environment. बच्चे, what is profit for us? अगर हमारा environment sustainable है, अगर हमारा environment better है, अगर देयर इज़ नो पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट, अगर जो रिसोर्सेज हम आज यूज़ कर रहे हैं वो रिसोर्सेज ईजिली अवेलेबल हैं फॉर द फ्यूचर जनरेशन्स, देन दैट इज़ अ सेफ प्लानट टू लिव इन. सो ये भी तो हमारे लिए एक प्रॉफिट ही है. अगर आज हम लोग अपने प्लानट को इतना पोल्यूट कर देंगे, डिप्लीट हो जाएगा हमारा प्लानट, तो हम रहेंगे कहाँ पर? Is that clear? So in the same manner, the planet, the environmental bottom line बोलते हैं इसको. It relates to the sustainable environmental practices and measures the impact on resources such as air, water, ground and water emissions. Now बच्चे, let's see the economic bottom line. अब profit को हम लोग economic bottom line से देख रहे हैं, और whenever you talk about the economic bottom line, it deals with the economic value added by the entity. What is value added? Sales of a company, the sale receipts, the total revenue of a company. जब हम इस total revenue को उसकी cost से minus करते हैं, we particularly tend to attain the profit. और एक कंपनी का profit जितना ज़्यादा है उतनी ही उस कंपनी की success मानी जाती है. Is that clear? So यहाँ पर profit को हम एक कंपनी की success के साथ relate करते हैं. I hope the three aspects of profit is clear, and always remember that profit is not only a business objective. Profit हम लोग बहुत wider sense में use करते हैं. But now let's start with the next topic, and this next topic is regarding the classification of business objectives. जब भी हम बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो ये बहुत सारे हेड्स के ऊपर डिस्कस होता है. लाइक वी हैव द एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स फॉर बिजनेस, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, लीगल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द एथिकल ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट इज़ एन एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग अ बिजनेस, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू ऑल दीज बिजनेस टाइप्स एंड क्लासिफिकेशंस इन डिटेल नाउ. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स.
सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टर्नओवर। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको कितनी टर्नओवर मिलेगी? इज दैट क्लियर? आज आपने इतना इन्वेस्ट किया है, इतना आपने इनपुट्स के ऊपर खर्चा किया है, तो इतने इनपुट्स पे खर्चा करने के बाद आउटपुट जो प्रोड्यूस होगा, जब वो बिकेगा तो वहाँ से कितनी टर्नओवर आएगी। ये सबसे पहला एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस के लिए। हम इसको बोलते हैं, हम अपनी सेल्स को एंटिसिपेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल्स को एंटिसिपेट, मतलब पहले ही एस्टीमेट लगा कर देख रहे हैं कि हमारा सारे का सारा आउटपुट मार्केट में किस रेट के ऊपर बिकेगा, कितने अमाउंट में और कितना टर्नओवर निकल कर आएगा। बच्चे नेक्स्ट इज प्रॉफिट्स, बोथ एज अमाउंट एंड एज परसेंटेज, दैट इज रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। इज दैट क्लियर? वेदर क्या जितना पैसा आप इकोनॉमी के अंदर लगा रहे हो उतना आप लोगों को उसका रिटर्न आ रहा है इन द परसेंटेज और नॉट। अगर आपने सपोज करो बिजनेस के अंदर तो 2 करोड़ लगा दिया, इज दैट क्लियर, लेकिन रिटर्न आपको यहाँ पर 1 करोड़ का भी नहीं आया, दिस मीन्स योर बिजनेस इज गोइंग इनटू लॉसेस। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर whenever I check this out, this means this is not an प्रॉफिटेबल बिजनेस। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हमारे को प्रॉफिट्स को भी चेकआउट करते रहना है, दोनों अमाउंट के अंदर भी और परसेंटेज के अंदर भी। सो इसीलिए तो हम लोग जब कंपैरिजन्स करते हैं तो हम मंथ टू मंथ कंपैरिजन करते हैं, क्वार्टर टू क्वार्टर का कंपैरिजन करते हैं। इज दैट क्लियर? और प्रॉफिट परसेंटेजेस को चेक करते हैं। बच्चे नेक्स्ट इज व्हाट? एफिशिएंसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिशिएंसी? Efficiency can be in any field. Efficiency can be in the field of resource conservation. Efficiency can be in the field of energy use. Efficiency can be in the case of cost efficiency, savings efficiency. So हम लोगों को यहाँ पर जब भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं तो हमें एफिशिएंसी को देखना है, ताकि जिसका मतलब मेनली क्या होता है, ऐसे चीज़ों को यूज़ करो, रिसोर्सेज को यूज़ करो जिससे आउटपुट तो मैक्सिमम हो जाए लेकिन हमारी कॉस्ट क्या हो जाए? मिनिमम। इज दैट क्लियर? तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए काम करना है, तो ऐसे ही चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे जहाँ से कॉस्ट इफेक्टिवनेस निकल कर आए। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। व्हाट इज़ इकोनॉमिक वैल्यू एडेड? कितना मार्केट आप लोगों ने अर्न किया है, कितना आपकी सेल्स हुई हैं। इज दैट क्लियर? राइट? शेयर होल्डर वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड, दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट इज़ बीइंग चेक्ड आउट। इज दैट क्लियर? मतलब शेयर होल्डर्स को कितना पैसा आया है, टोटल मार्केट वैल्यू एडेड कितना है, टोटल सेल्स कितनी हुई हैं। इज दैट क्लियर? ये सब हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंडर आते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, we have some other objectives and they are particularly known as which objective? It is known as an organic objective. So let's see what do you understand by the organic objective. बच्चे अभी हम लोगों ने पीछे कर कुछ फीचर्स किए थे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स किए थे बिजनेस के, दैट इज़ पर्टिकुलरली सर्वाइवल। सो सर्वाइवल, ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन एंड हेल्थ, they all come under the organic objectives. Is that clear? सर्वाइवल, हमने बिजनेस में सर्वाइव करना है, ग्रोथ करनी है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैपेबिलिटीज़, अलग अलग चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। इज दैट क्लियर? हेल्थ, लाइक एज ऑफ एन एसेट, मतलब एक एसेट है उसकी कितनी एज है, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने जो मशीन का यूज़ कर रहे हो वो कितने टाइम पीरियड के लिए आपको बेनिफिट दे रहा है, कितने टाइम के लिए वो आपको रिटर्न देगा। इज दैट क्लियर? फिटनेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके जितने भी लेबरर्स हैं क्या उनकी आप लोगों ने इंश्योरेंसेस करवा रखी हैं, क्या दे पर्टिकुलरली perfectly fit and fine physically to do the work, generation of various profit reserves, ये सब जब भी हम लोग चेकआउट करेंगे, they are the organic objectives, right? Now but just try to understand, we are going to start with the next type of objective, and what is that? That is particularly a social objective. But what do you understand by the social objective now? Whenever I talk about the social objective, तो social में तो society आ गई कि आप जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो बिज़नेस के अंदर, क्या उस चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए लोग उनको डिमांड कर रहे हैं। इज़ दैट क्लियर? ओके, इन दिस सोसाइटी नॉट ओनली दिस थिंग कम्स, इट ऑल्सो कम्स अबाउट द एम्प्लॉयज़। वी टॉक अबाउट द एम्प्लॉयज़, क्या आप अपने एम्प्लॉयज़ को सही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, क्या सही सैलरीज़ आप दे रहे हो उनको, आपके जो कस्टमर्स हैं क्या आप जो एक्चुअल में वो डिमांड कर रहे हैं वो चीज़ आप उनको सप्लाई कर पा रहे हो। व्हाट अबाउट योर सप्लायर्स, आर योर सप्लायर्स हैप्पी विद योर प्रोडक्ट। व्हाट अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, आर यू एबल टू कम्पीट इन द मार्केट, क्या आपके इन्वेस्टर्स आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। तो बच्चे जहाँ पर हम लोग ये वाली चीज़ें देखते हैं, सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स।
Now, along with these social objectives, बच्चे, we have some more responsibilities also, like general social responsibility, like contribution to community service. हमारे को community service के लिए वर्कआउट करना चाहिए, education के लिए वर्कआउट करना चाहिए. अब हम लोग देखते हैं ना, कई advertisements अगर आप देखोगे तो कोई ना कोई कंपनीज यहाँ पे डोनेशंस देती हैं. इज़ दैट क्लियर? जैसे कि इट्स लाइक एक कोई ऑयल आता है, अगर ऑयल वो आप परचेज करते हैं तो 1 रुपी इज़ बीइंग स्पेंट ऑन द गर्ल्स एजुकेशन. सो व्हाट इज़ दैट? That is a social service along with the work. तो ये कंपनीज अपनी सोशल सर्विस को फॉलो करती है. लाइक सलमान खान कंपनी बीइंग ह्यूमन इज़ वर्किंग ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल. इज़ दैट क्लियर? उनको फ्री फूड सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो दिस इज़ व्हाट बीइंग ह्यूमन, नाम ही इतना अच्छा है. लाइक इट्स बीइंग ह्यूमन, टोटली एथिक्स के ऊपर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज़ हेल्थ, नेक्स्ट इज़ सैनिटेशन, हेरिटेज कंजर्वेशन. ये सब हमारे क्या हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं. Now dear students, let's understand, and we have some other points. And what are these points? Legal objectives. What about the legal objectives बच्चे? Legal objectives का मतलब है कि जब भी आप बिजनेस करो तो you should have a respect for the law. हमें लॉ के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस करना है. ऐसे नहीं कि आप लॉ को ब्रेक कर रहे हो और अपना बिजनेस कर रहे हो. नो, दैट इज़ रॉन्ग. हमें प्रॉपर प्रोसीजर्स को फॉलो करना है, हमें गुड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को फॉलो करना है, हमें कंप्लायंस करना है लीगल प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट्स के साथ. अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई टेक्निकलिटीज़ हैं, कोई लीगल आप लोगों को प्रोसीजर चाहिए, तो वो प्रोसीजर्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा. इज़ दैट क्लियर? ऐसे नहीं कि लॉ को क्या करना है, चल गोली मारो लॉ को. नो, इट शुड नॉट बी. आप लॉ को कभी भी यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते हो. अगर लॉ को इग्नोर करोगे तो यू आर अंडर अ पीनल एक्शन. इज़ दैट क्लियर? सो दैट्स वाई हमें हमेशा क्या फॉलो करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रॉपर लॉज एज लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. बच्चे, नेक्स्ट इज व्हाट? एथिकल ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एथिकल ऑब्जेक्टिव्स? एथिकल ऑब्जेक्टिव्स का क्या मतलब होता है कि जब भी आप बिजनेस करो तो एक फेयरनेस होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? ऑनेस्टी शुड बी देयर, इंटेग्रिटी शुड बी देयर, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रुथफुलनेस शुड बी देयर. इज दैट क्लियर? आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बता देना चाहिए कि आप प्रोडक्ट इज़ लाइक दिस. इज दैट क्लियर? ऐसा नहीं है कि आप लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई लूप होल्स हैं तो उसको छुपाते फिरो. नो, इट शुड नॉट बी देयर. इज दैट क्लियर? देयर शुड बी द प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी. अगर आप पार्टनर्स हो बिजनेस के अंदर तो प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द पार्टनर्स शुड बी देयर. इज दैट क्लियर? राइट? सो यहाँ पर सारे हेल्थ हज़ार्ड्स क्या हैं किसी भी चीज़ के. बच्चे, कई बार अगर हम कोई मेडिसिन साइट्स भी खोलते हैं ना, तो अगर आप खोलो और किसी मेडिसिन को आप चेकआउट करो तो वहाँ पर सब कुछ बताया होता है कि मेडिसिन बेनिफिट्स क्या हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, व्हाट आप पर्टिकुलरली या हम मेडिसिन किस केस में देते हैं. सो इस तरीके से हमारे को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना है इवन फॉर द पीपल. इज़ दैट क्लियर? देन ओनली द बिजनेसेस कैन ग्रो. इज़ दैट क्लियर? अगर हम छुपाते फिरेंगे तो वो बिज़नेस ग्रोथ होना होगा. आज हम लोग ठीक हो रहे हैं लेकिन कल हमारे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी उस चीज़ से रिलेटेड. देन वेयर टू गो? सो ऑलवेज बी फेयर इन वट एवर वर्क यू पर्टिकुलरली डू. Now, Bacha, let's try to understand. We have the last point, and that is what? Environmental hazards. Objectives. Whenever I talk about the environmental objectives, बच्चे, we should make the use of green technology. Green technology का मतलब green color की technology नहीं है. इसका ये मतलब है environmental friendly technology को यूज़ करना है. Is that clear? Environmental friendly products को यूज़ करना है और methods को यूज़ करना है. Is that clear? ऐसे हमारे को अपनी प्रोडक्शन करना है जिससे कि emissions बहुत लो हों. Is that clear? और यहाँ पर इफ़ेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग और डिस्पोजल होना चाहिए. ये नहीं कि आपकी अगर इंडस्ट्री गंगा के किनारे है तो चलो ये नहर तो पास में ही है तो हम लोग सारा इफ्लुएंस इसी के अंदर डाल देते हैं, सारी वेस्ट इसी के अंदर डाल देते हैं. व्हाट अबाउट द वाइल्ड लाइफ? हमने नेचर के बारे में तो सोचा ही नहीं. हम लोगों ने ये तो सोचा ही नहीं कि गंगा इज़ अ होली रिवर. बच्चे, यमुना के साथ क्या हो रहा था? यही सब कुछ हो रहा था. जितनी भी इंडस्ट्रीज़ यमुना के बैंक के ऊपर थी वो सारे की सारी वेस्ट उसी इंडस्ट्रीज़ में डाल रहे थे.
दैट्स वाई हमारी जितनी भी रिवर्स थी वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड थी। लेकिन हमारे को अब इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आप देखोगे तो वो हमारी सिटी की पेरिफेरी से 25 किलोमीटर्स बाहर है। तो जो रिको एरियाज़ होते हैं, जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, वो हमेशा सिटी के बाहर होते हैं। इज़ दैट क्लियर? बच्चे, नेक्स्ट इज we should also work for the preservation of air, water and soil quality. This is all done when there is no soil pollution, no water pollution and no air pollution. तभी हमारे को environmental friendly methods का यूज़ करना है, ऐसी technologies का यूज़ करना है जो कि environmental friendly हैं. So बच्चे, these were the business objectives and these were the classification. Now, bache, let's move ahead towards the next topic. Now, dear students, let's start studying about the activities of business. आपको लगता है क्या बिजनेस अकेला ही फंक्शन कर सकता है? नो, बिजनेस एक इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं. अगर हम तो बड़े सिंपल बोल देते हैं, हमने प्रोडक्शन करना है तो इनपुट को हम आउटपुट में कन्वर्ट कर देंगे, बट इनपुट्स कहाँ से आएंगे, प्रोसेस कौन करेगा, और फाइनली वो आउटपुट कहाँ पर जाएगा. सो यहाँ पर इतने सारे डिसीजंस होते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हमें करने होते हैं. सो बच्चे, लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. व्हेन आई सी द फर्स्ट पॉइंट, यू शुड बी रिमेंबरिंग दैट बिजनेस ऑपरेट्स एज अ पार्ट ऑफ सब सिस्टम ऑफ अ ब्रॉडर इन्वायरमेंट. बिजनेस सिर्फ एक पार्ट है हमारे पूरे के पूरे ब्रॉडर इन्वायरमेंट का, on which the business depends for inputs. और इस environment पे हम लोग किसके लिए डिपेंड करते हैं? inputs के लिए, exactly, resources के लिए, so that हम लोग अपने आउटपुट को कन्वर्ट कर सकें और हम लोग अपने आउटपुट्स को बनाकर सबको म्यूचुअली बेनिफिट कर सकें. इज दैट क्लियर? बच्चे, इनपुट्स किस फॉर्म में होते हैं? लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. इफ़ आई चेक आउट द इनपुट्स, बच्चे, इनपुट्स हमारे क्या हो जाएंगे? इट इज़ मैन, ह्यूमन रिसोर्स जिसको बोलेंगे, मनी. मनी इज मीन्स पैसा, वो भी तो एक इनपुट है, उसी को तो यूज़ कर प्रोडक्शन करेंगे. मटेरियल्स, दैट इज़ रॉ मटेरियल. मेथड्स, किस मेथड, टेक्निक्स किसको यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करना है, कैपिटल इंटेंसिव को यूज़ करना है, या मशीनरी. इज दैट क्लियर? सो बच्चे, दीज आर द इनपुट्स जो कि हमारे को इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं. अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो दिस फ्लो चार्ट. इन इनपुट्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट के अंदर. इज दैट क्लियर? आउटपुट के अंदर जब ट्रांसफॉर्म होगा, दे फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. व्हाट डू दे फॉर्म? दे फॉर्म द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. देन अगेन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स कम. Again the inputs are being converted into the outputs, and this process goes on, and this is particularly a continuous process. Is that clear? You should always remember कि जब भी हम लोग यहाँ पर इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं. उनका एक्टिव इंटरेक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो और आप अपना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स को यूज़ नहीं कर रहे, आज तो प्रोडक्शन कर लोगे, कल देयर वुड बी अ क्वेश्चन मार्क, आप नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि बाय लॉ यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कभी ना कभी तो हम लोग पीनल एक्शन के अंडर आ ही जाएंगे. Is that clear? So that's why whenever we talk about the activities of business, ये एक total interrelated process है जहाँ पर inputs, then their processing, output, environmental factors again leading to some inputs, then inputs again leading to what? Output. And this process goes on and on in a continuous process. Is that clear? Okay. Now dear students, we move to the next step, and that is business, profession and employment and their students. You know it very well. हमारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी ना, उसको जब हम लोगों ने पढ़ना था तो उसको हम 3 टाइप्स से पढ़ेंगे: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने एक प्रोफेशनल डिग्री को अटेन किया है एंड दैट इज़ अ CA. इज दैट क्लियर? राइट? सो व्हाट आर यू? यू आर अ प्रोफेशनल. अगर आप अपनी एक यहाँ पर CA फर्म खोल लेते हो, देन यू आर डूइंग व्हाट? यू आर डूइंग अ बिजनेस. इज दैट क्लियर? अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, CA की प्रैक्टिस अपने लेवल के ऊपर कर रहे हो, तो दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रोफेशन. लेकिन बच्चे, अगर आप लोग किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो बीइंग अ CA, दिस मीन्स यू आर एम्प्लॉयड.
So this is what is a difference between a business, profession and employment, right? So business क्या होता है बच्चे? इकोनॉमिक एक्टिविटी that is concerned with production or purchase of sale and merchandise and rendering of services with the purpose of earning a profit. और यहाँ पे हमारा एक purpose होता है, and what is that purpose? That purpose is particularly to attain the profit. Is that clear? बच्चे, what is profession? Special skill, knowledge, expertise that is particularly with the person in his occupation, और वो एक independently काम कर रहा है, अपना independent होके काम कर रहा है. That is your profession. Now what is employment? Rendering of service under a contract of employment, right? और to a specified employer. मतलब अब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है. That is particularly known as what? Employment. Is that clear? Now bacha, let's try to understand. We move to the second point. And which is the second point? It is on the objective. बच्चे, whenever I talk about the objective, you should remember business का basic objective एक ही होता है. And what is that? That is profit. हम business के अंदर क्या कमाना चाहते हैं? हम लोग business के अंदर यहाँ पर profits कमाना चाह रहे हैं. आप क्या कमाना चाह रहे हो? You are there to earn the profit. Is that clear? आपने business के अंदर क्या कमाना है? Profit कमाना है. नेक्स्ट इज बच्चे प्रोफेशन. प्रोफेशन में क्या करोगे? रेंडरिंग सर्विसेज टू मेनी क्लाइंट्स और कस्टमर्स. आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आप क्या कहोगे? बहुत सारी सर्विसेज दोगे. कई बार तो हो सकता है हम ये सर्विसेज फ्री में ही दे दें. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट. रेंडरिंग सर्विसेज टू एन एम्प्लॉयर. अब एम्प्लॉयमेंट में आप कोई भी काम खुद के लिए नहीं कर रहे हो. किसके लिए कर रहे हो? एम्प्लॉयर के लिए. जो ऑब्जेक्टिव्स आपका एम्प्लॉयर आपके लिए सेट करेगा, जो टारगेट्स वो आपके लिए सेट करेगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना है. दिस मीन्स यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा फ्रीडम नहीं है. इज दैट क्लियर? बच्चे नेक्स्ट. ओके बच्चे, जस्ट स्टार्ट विद इट नाउ. अब व्हेन आई स्टार्ट विद इट, हमारा जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ पर्टिकुलरली द नेचर ऑफ वर्क. इज दैट क्लियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचर ऑफ वर्क? नेचर ऑफ वर्क मीन्स परचेजिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग परचेज करें या प्रोड्यूस करें गुड्स और सर्विसेज. किसके लिए? फॉर द कमर्शियल नेचर. इज दैट क्लियर? लाइक आई टोल्ड यू दैट यू आर अ CA, लेकिन अब आपने 3-4 फ्रेंड्स, आप सब CA थे, आप लोगों ने एक कंपनी खोली इकट्ठे. इज दैट क्लियर? What are you doing? You are doing a business there. Is that clear? तो वहाँ पर जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पे ऑडिट भी कर रहे हैं, आप लोग कुछ लोगों को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दैट यू पीपल आर डूइंग देयर. इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ पर्टिकुलरली नोन एज अ बिजनेस. इज दैट क्लियर? लेकिन बच्चे, व्हेन आई टॉक अबाउट अ प्रोफेशन, यू शुड बी क्लियर दैट इन अ प्रोफेशन हम लोग अपने पर्सनल स्पेशलाइज्ड सर्विसेज दे रहे हैं. वी आर रेंडरिंग अ सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज्ड पर्सन नेचर. इज दैट क्लियर? पर्सनल सर्विस टू अ पर्सन. इज दैट क्लियर? व्हेन आई टॉक अबाउट एन एम्प्लॉयमेंट, बच्चे एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? वी आर परफॉर्मिंग अ ड्यूटीज़ एज पर द एग्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इज दैट क्लियर? आप क्या कर रहे हो? जैसा आपके एम्प्लॉयर आपके लिए टारगेट्स को सेट करेंगे, आप उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करोगे, आप उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करोगे. इज दैट क्लियर? नाउ बच्चे, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. एंड विच इज़ द नेक्स्ट पॉइंट? द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टेब्लिशमेंट. इज दैट क्लियर? बच्चे, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन एस्टेब्लिशमेंट, तो यू शुड बी क्लियर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द डिसीजन. किसके ऊपर बेस होता है बच्चे? डिसीजन के ऊपर. और ये किसका डिसीजन होता है? इट इज़ पर्टिकुलरली द डिसीजन ऑफ द entrepreneur and fulfillment of the legal formalities. Is that clear? यहाँ पर आप किसके डिसीजन के ऊपर वर्कआउट कर रहे हो? बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ entrepreneur. entrepreneur का मन होगा तो वो बिजनेस करेगा, entrepreneur का मन नहीं है तो वो बिजनेस नहीं करेगा. Is that clear? और हमारे को यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को भी क्या करना है? पूरा करना है. ना बच्चे, जस्ट सी टू इट. मेंबर्स प्रोफेशन के अंदर देखते हैं. मेंबर्स ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ अ प्रैक्टिस. यहाँ पर यू हैव द मेंबरशिप. और किस चीज़ की मेंबरशिप है? एक प्रोफेशनल बॉडी की. लाइक CA जब आप बन जाते तो ICAI के थ्रू आपको एक मेंबरशिप मिल जाती है. यू आर द लाइफ लॉन्ग मेंबर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, एंड एज अ रिजल्ट आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है कि हाँ, यू आर अ प्रैक्टिसिंग CA. इज दैट क्लियर?
लेकिन जब भी आप एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्कआउट करते हो तो अब आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस दिया जाता है कि यू हैव टू वर्क फॉर 3 years विद द सेम कंपनी. इज दैट क्लियर? और 4 years विद द सेम कंपनी. वट एवर कॉन्ट्रैक्ट डिफर हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपको बाउंड कर दिया जाता है. इज दैट क्लियर? राइट. कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हो सकता है बच्चे, बट अगर आपको अप्रूव होगा तभी आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, अदरवाइज नॉट. राइट. नाउ बच्चे लेट्स मूव अहेड. We move ahead towards the next point, and that is what qualification. When I talk about the qualification बच्चे, तो you should be clear regarding this कि what do you understand by qualification. Qualification means business करोगे तो कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए. ऑफ कोर्स अगर आप सपोज करो बिजनेस कर रहे हो तो आपने यहाँ पे सीएस को एंगेज कर लिया. इज दैट क्लियर? या आप खुद भी सीए थे बट आप प्रैक्टिसिंग सीए नहीं हो, लेकिन आपने और सीएस को एंगेज कर लिया, तो दैट इज़ पर्टिकुलरली यू आर डूइंग अ बिजनेस. क्लियर? वैसे कोई भी बिजनेस अगर करते हैं तो हमारे को कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. व्हाट डू वी नो अबाउट अ क्वालिफिकेशन ऑफ अंबानी? वी डोंट नो. इज दैट क्लियर? हाउ हाईली क्वालिफाइड ही इज़? वी डोंट नो. राइट. नेक्स्ट इज़ प्रोफेशन. लेकिन कभी भी जब हम प्रोफेशन करेंगे तो प्रोफेशन के अंदर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज हमारे को होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ प्रिस्क्राइब्ड एज पर द प्रोफेशनल बॉडीज़ रिक्वायरमेंट. इज़ दैट क्लियर? राइट. ICAI के थ्रू मेंबरशिप उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने CA कंप्लीट कर लिया. जो लास्ट लेवल में लटक गए, दे आर नो मोर द CAs. इज़ दैट क्लियर? उनको वो लेवल क्लियर करना पड़ेगा तभी वो CA कहलाएंगे. इज़ दैट क्लियर? Next is, what is a qualification? Qualification may be as prescribed by the employer for each type of a job. अगर सेल्स मैनेजर चाहिए तो वहाँ पे CA की रिक्वायरमेंट नहीं है. अकाउंट्स मैनेजर चाहिए तो फिर भी वो आप लोगों को कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ पे हर एक जॉब के लिए ना अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है. इज़ दैट क्लियर? Let's see this last point, and which is that last point? Not the last, but this is the 6th point. We have some more points here. So that is particularly what? It is the capital investment. As per the size and nature of business, including investment in land, building, plant, machinery, ये सारी investments हमारे को चाहिए होंगी. Is that clear? बच्चे just try to understand. अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो तो आपको क्या चाहिए? आपको यहाँ पर बैठने के लिए एक जगह चाहिए, तो चैम्बर हो गया, यहाँ एक ऑफिस हो गया. आपको थोड़ा बहुत फर्नीचर चाहिए होगा. इज़ दैट क्लियर? राइट. और लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टेड होता है ना बच्चे. एम्प्लॉयमेंट, जब भी आप एम्प्लॉयमेंट हो, आप एम्प्लॉयमेंट के अंडर हो, आप एम्प्लॉयड हो, तो दिस मीन्स एज प्रिस्क्राइब बाय, यहाँ पर नो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ रिक्वायर्ड. आपको खुद की जेब से कुछ नहीं लगाना है. आपको वहाँ पर ऑफिस में जाना है, जाकर बैठना है और काम कर कर आ जाना है. दैट इज़ पर्टिकुलरली व्हाट द रोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. कैपिटल इन्वेस्टेड इन एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑलमोस्ट नील. अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको खुद की जेब से कोई पैसा नहीं लगाना है. दैट वुड बी डन बाय द कंपनी. इज़ दैट क्लियर? नाउ लेट्स ट्राई टू चेक इट आउट. व्हाट रिवॉर्ड डू वी गेट? Now, reward that we are going to get in a business is a profit. Business में क्या reward हमारे को मिलेगा? We people are going to get what? A profit in a business. हमारे को क्या reward मिलने वाला है बच्चे? Profit. But under a profession हमारे को क्या मिलेगी? हमारी फीस मिलेगी. Is that clear? If I say you are a CA, you are a CA और आप अपनी CA की services दे रहे हो किसी को, तो this means what are you going to get? You are going to get your professional fees out of that. Is that clear? नेक्स्ट इज़ व्हाट? अगर आप एम्प्लॉयड CA हो तो एम्प्लॉयड CA को क्या मिलेगा? वेजेस एंड सैलरीज मिलेंगी फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर. जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपको वेजेस और सैलरीज देगी. राइट. लेट्स सी द कोड ऑफ कंडक्ट. बच्चे यू डू नॉट हैव एनी कोड ऑफ कंडक्ट. व्हेन आई टॉक अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर कोई भी प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है. ओनली द फाउंडर्स वैल्यूज़ आर रेलिवेंट. जो एक फाउंडर की वैल्यू है वो ही इम्पॉर्टेंट होगी. इज़ दैट क्लियर? बट बच्चे व्हेन आई टॉक अबाउट अ प्रोफेशनल, यहाँ पर प्रोफेशन के बारे में, तो प्रोफेशन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट इज़ गिवन एज बाय द प्रोफेशनल बॉडी, और हमारे को प्रोफेशनलिज्म के अंदर रहकर परफेक्शनिज्म देना है. आपको परफेक्ट होना है अंडर अ गिवन प्रोफेशनलिज्म. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट इज व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द
कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयर का कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे वर्कआउट करेगा. एम्प्लॉयर्स कोड ऑफ कंडक्ट इज रेलिवेंट हियर. जैसा एम्प्लॉयर कहेगा वही कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. कोई भी बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो बिजनेस के अंदर हमारे को एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती हैं. अगर आप एडवर्टीजमेंट्स नहीं करोगे तो लोगों को आपके बिजनेस के बारे में कैसे पता चलेगा? इज दैट क्लियर? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि जब भी आप लोगों को बिजनेस करना है तो बिजनेस के अंदर हमारे को एडवर्टीजमेंट्स अपने प्रोडक्ट की करनी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग अपनी सेल्स को क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें. इज दैट क्लियर? लेकिन बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, एडवर्टीजमेंट्स इज़ प्रोहिबिटेड एज पर द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट. जब भी आप एक प्रोफेशन के अंदर हैं, आप प्रोफेशनल हो, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे ऑन एडवर्टीजमेंट्स, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं है बाय अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट. इज दैट क्लियर? अब वेजेस, अब यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली एन एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिज्यूम्स और प्रोफाइल्स आर सेंड टू द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. इज दैट क्लियर? अगर आपको अपनी कंपनी चेंज करनी है तब आप क्या करोगे, मेल्स के थ्रू हम लोग अपने रिज्यूम्स दे सकते हैं, या हम कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी एजेंसी जो है उसके थ्रू हम लोग अपने रिज्यूम्स दे देंगे उसके अंदर, और वो हमारे रिज्यूम्स को आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे. इज दैट क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एडवर्टीजमेंट्स. Now बच्चे just try to understand, we have a next point, and which is the next point? The risk factor. कोई भी बिजनेस करते हैं तो उसका जो रिस्क फैक्टर होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा. इज दैट क्लियर? अमाउंट इन्वेस्टेड इज़ नॉट क्लियर वेदर इट इज़ गोइंग टू कम बैक और नॉट. देयर इज़ नो सर्टेनिटी ऑफ एनी इनकम. प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, लॉसेस भी हो सकते हैं, बोथ गो हैंड इन हैंड. वी हैड सीन इट अर्लियर. बच्चे, whenever I talk about a professional fees, is that clear? Just try to understand, right? Whenever I talk about a professional fees, it is less risky than business. Why? क्योंकि आप वर्किंग मोड में हो. अब अगर पेंडेमिक की भी सिचुएशन देखें तो मार्केट के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम है, लेकिन जो CAs है उनके पास तो जाना ही पड़ेगा ना. अगर आपको अपने बिजनेस की रिपोर्ट्स वगैरह चाहिए, सब कुछ चाहिए, स्क्रूटनी करवानी है, हमें अपनी टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, तो हमें CA की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी. इज दैट क्लियर? तो इनको अपनी बैठे बिठाई फीस मिल जाएगी, तो इट्स अ सिक्योर थिंग. इज दैट क्लियर? अब लेट्स सी एम्प्लॉयर. वेन एवर आई टॉक अबाउट एन एम्प्लॉयमेंट, बच्चे एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी लीस्ट रिस्क होता है ड्यू टू द अनसर्टेनिटी, ड्यू टू द सर्टेनिटी ऑफ इनकम एंड कैश फ्लो. इनमें इनको पता है कि एक महीने के बाद इतनी तनख्वाह इनके बैंक अकाउंट में आ ही जानी है, तो दे आर ऑल्सो द सिक्योर पीपल. इज दैट क्लियर? राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. बच्चे, व्हेन आई टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है? दिस मीन्स आर दे स्टेबल और नॉट. Let's try to check it out about the stability. Whenever I talk about the stability, बच्चे, it depends upon the duration of business is uncertain. अब आपको पता नहीं है आपका बिजनेस 1 साल चलेगा, 2 साल या 10 साल, कितने साल चलेगा आपका बिजनेस, क्योंकि बिजनेस की जो ड्यूरेशन होती है ना वो हमेशा अनसर्टन होती है. नेक्स्ट इज प्रोफेशन. प्रोफेशन इज़ रीजनेबली सर्टन. प्रोफेशन तो रहेगा ही रहेगा, वहाँ पे प्रॉपर सर्टेनिटी रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, और एम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, क्योंकि अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है तो वो एम्प्लॉयर है, तो वो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को एंगेज करेगा ही करेगा. इज दैट क्लियर? सो दैट्स वाई स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो सर्टन. What about the transfer of interest? But when I talk about the transfer of interest here, it is permissible subject to legal compliance. Is that clear? Transfer of interest is subject to legal things, right? लेकिन when I talk about the profession, there is no concept of transfer of interest as such. Interest हमारा transfer नहीं होगा. Is that clear? And employment के अंदर भी there is no concept of transfer of interest as such. Is that clear? Let's see the last point, and that is important. Personal autonomy. Being a businessman, आपकी अपनी personal autonomy है, highest level of freedom है. Whatever you want to do, wherever you want to invest, किसी को engage करना है, क्या करना है, आप सब अपने according कर सकते हो, अपनी planning के according, coordination के according. Profession के अंदर रीजनेबली हाई लेवल्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस इज़ देयर. मतलब यहाँ पर भी हम इंडिपेंडेंट होते हैं, वी कैन डू इट, लेकिन अगर आप लोगों को पता आपको फाइल्स करनी है तो आपको वो करना ही पड़ेगा. इज़ दैट क्लियर?
लेकिन एम्प्लॉयमेंट के अंदर नॉट मच इंडिपेंडेंस इज़ देयर, पर्सनल ऑटोनॉमी नहीं होती, क्योंकि हमारे को हमारे एम्प्लॉयर के विम्स के अकॉर्डिंग चलना है, उसके टारगेट्स के अकॉर्डिंग चलना है. आई होप नाउ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इज़ परफेक्टली क्लियर टू यू.